नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि उत्तराखंड के अंदर ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो ग्रुप डी की भर्ती से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, सारे के सारे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के अंदर जो लगभग 2500 पदों की भर्ती है, वो होगी भी या नहीं होगी। अगर होगी तो उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी योग्यता क्या रहने वाली है, उसमें सैलरी कितनी मिलेगी, उसमें काम क्या करना पड़ेगा, भाई टेंडर किस कंपनी को दिया गया है कि भाई भर्ती तो होगी परंतु हमें ये नहीं पता है कि किस कंपनी उस भर्ती को कंप्लीट करवाएगी। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या इसमें रैंडम बेस पे सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी या फिर कोई एग्जाम होगा। और साथ साथ में कि किस स्कूल में कितनी पोस्ट हैं खाली, कि हमें ये नहीं पता है कि भाई किस विद्यालय के अंदर कितनी पोस्ट खाली है, कि हमें अपने घर के पास वाला विद्यालय मिलेगा या फिर कहीं और जाना पड़ेगा। इसमें किसको यह नौकरी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, कि ये जो ग्रुप डी की भर्ती है इसमें किन लोगों को ये करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज तो बताना चाहता हूं कि अगर आप ग्रुप डी का इंतजार कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इस चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि जब कभी भी कोई भी जो मैं ग्रुप डी से संबंधित या फिर किसी अन्य एग्जाम से संबंधित या आपके लेवल के हिसाब से जितनी भी पोस्टें आती हैं जिनमें एग्जाम होता है या नहीं होता है, उन सारी की सारी सूचनाओं को अगर आपने प्राप्त करना है तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन आ जाता है कि जो ग्रुप डी की भर्ती है क्या ये होगी भी या नहीं होगी। तो भाई ये होगी, ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि शिक्षा विभाग के अंदर पहले क्या है, बहुत सारे पद जो थे उनको मृत घोषित कर दिया था। और ये पद कौन से थे जिनको मृत घोषित किया था, ये सारे के सारे ग्रुप डी के पद थे। ठीक है, सारे के सारे कौन से पद थे, ग्रुप डी के पद थे। इनमें कौन कौन से पद आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक परिचालक होता है, तो परिचारक के पद थे इसमें। और साथ साथ में जो चपरासी होता है ना, प्यून हम जिसको बोलते हैं, उसके भी बहुत सारे पद थे जिनकी वर्तमान में उनको जरूरत नहीं दिख रही थी, तो उनको समाप्त कर दिया गया था। परंतु अब क्या है, दोबारा से इनको आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। और अब ये चीज जो है, माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं धन सिंह रावत जी, उन्होंने भी 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के मौके पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। वो मैं आपको थोड़ी सी वीडियो क्लिप है उसको सुना देता हूं, फिर हम आगे की बात करेंगे। हम लोग अभी लगभग 2500 जो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज है वहां चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक नहीं थे। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं आज शिक्षक दिवस पे कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में अब हम 2500 चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को भी लगाने जा रहे हैं। उसका भी टेंडर हो चुका है। एक बड़ा काम ये भी हमारे राज्य में हुआ है। हाँ, तो आप लोगों ने ये सुन लिया होगा, मंत्री जी साफ साफ बोल रहे हैं कि भी जो हम लगभग 2500 पदों की भर्ती है हम शिक्षा विभाग के अंदर करने वाले हैं। ग्रुप डी की वो सारी की सारी पोस्टें रहने वाली हैं और इसका जो टेंडर है वो भी कंपनी को हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या इसकी योग्यता रहने वाली है और इसमें किसको नौकरी करनी चाहिए और किसको नौकरी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है इनका जवाब मैं एक साथ देने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो योग्यता रहने वाली है वो क्या रहेगी। तो इसकी योग्यता सिर्फ 10th पास है, कि अगर आपने 10th यानी कि हाई स्कूल पास कर रखा है तो आप क्या हो, इस भर्ती की योग्यता रखते हो। ठीक हो गया। तो भाई योग्यता में आपको क्या चाहिए, सिर्फ 10th पास चाहिए। दूसरा, फिर इसको कौन कौन और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किसको ये नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, मैं ये कहूंगा कि यह जो नौकरी है स्पेशल उन लोगों के लिए है जो फुल्ली बेरोजगार हैं। फुल्ली बेरोजगार हैं, कोई भी काम धंधा नहीं कर रहे हैं और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि मैं घर से बाहर जाऊं। यानी कि वो फैमिली में अकेले हो सकते हैं या उनके ऊपर उनके माता पिता की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उनके फैमिली की जिम्मेदारियां उठाने वाला घर में और कोई नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि मुझे घर के आसपास में ही कोई नौकरी मिल जाए जहां से मैं अपना और अपने परिवार का खर्च उठा सकता हूं। और यह नौकरी उन लोगों के लिए भी ठीक ठाक रहने वाली है जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं तैयारी के साथ साथ अपना और अपनी फैमिली का भी खर्च उठा सकूं। तो ये जो नौकरी है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको लगभग 6 से 7 घंटे काम करना है। यानी कि जब जब स्कूल ओपन होगा तब आपने काम करना है और उसके बाद फिर आपने अपनी तैयारी करनी है। और ये भी नहीं है कि स्कूल में भी आपको 24 घंटे काम पर ही लगे रहना है, वहां पर भी आपको काफी फ्री टाइम मिल जाता है। हालांकि मेहनत तो करनी पड़ती है हर जगह, परंतु फिर भी कुछ टाइम यहाँ पर मिल जाता है। तो आप क्या है, वहां पर भी अगर चाहते हैं तो आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो ये उन उन लोगों के लिए। अब ये नौकरी किसको नहीं करनी चाहिए ये चीज मैं आपको और बता देता हूँ। तो देखो, ये नौकरी उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो कि किसी बड़े स्तर की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बड़े स्तर की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये नौकरी उन लोगों को भी नहीं करनी चाहिए कि जिनके जो सपने हैं,
वो थोड़े बड़े हैं, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर वो इस नौकरी को करने लग जाते हैं ना, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्टक हो जाएंगे, बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे, उनको कुछ आगे करने का कुछ मन ही नहीं करेगा। दूसरा, उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिनकी फैमिली में जो है काफी लोग हैं, फैमिलियों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए, तो उनको किसी अन्य फील्ड में जाना चाहिए, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ताकि वो किसी अन्य एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को ये नौकरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस नौकरी के अंदर भाई अच्छा फ्यूचर नहीं है। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, कोई ज्यादा सम्मान भी नहीं मिलने वाला है। काम भी आपको यहाँ पर साफ सफाई करनी पड़ेगी। हाँ देखो, थोड़ा मैं काम भी बता देता हूँ कि भी आपको यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो है ना, परिचारक और सफाई कर्मचारी की ही तो भर्ती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप ये फोटो में भी देख रहे हैं कि घंटी बजाने का जो काम होता है वो इन्हीं का होता है। अगर आपको वहां पर साफ सफाई का काम भी कितना होता है, तो जो आप साफ सफाई करेंगे आपका भी काम इनका ही होता है। दूसरा, जो रजिस्टर वगैरह होते हैं, कि रजिस्टर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, कि अगर कोई टीचर नहीं आया उसकी अरेंजमेंट लगानी है, तो बड़े टीचर्स क्या होते हैं कि उनकी अरेंजमेंट लगाते हैं, डायरी देते हैं, और अरेंजमेंट वाले टीचर के उसमें साइन करवा के लेके आने होते हैं। यानी कि डायरी को इधर से उधर लेकर जाना, रजिस्टर को इधर से उधर लेकर आना, कि भाई जितने भी ऑफिस है उन सबकी साफ सफाई करना, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अरेंजमेंट करके अच्छे से लगाना। यानी कि जो टीचर लोग कहेंगे कि भी आपको ये करना है वो करना है, ये फाइल रखो वहां रखो, यही ऐसे सारे के सारे काम करने हैं। टीचर ये भी कहेंगे भी आपसे हमारे लिए पानी लेकर आओ, ये लो दुकान से ये ले आओ, सामान मंगा लो, कुछ भी मंगा लो। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्कूलों में जो टीचर्स लोग हैं वो इनसे अपने घर का भी काम करवा सकते हैं, कि ये सब्जी हमारे घर दे आओ, हमारे घर के लिए ये सब्जी ले आना, मार्केट चले जाओ, गैस सिलेंडर ले आना हमारे घर के लिए। तो ऐसा भी कहीं कहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भी ये उन लोगों को नौकरी नहीं करनी चाहिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो सेटल होना चाहते हैं अच्छी जगह। यानी कि आपने इस नौकरी को फ्यूचर नहीं मानना है, तो इस नौकरी को फ्यूचर मानकर आपने ज्वाइन नहीं करना है। तो जो इसको फ्यूचर मानकर अगर ज्वाइन करते हैं तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, क्योंकि इनको कभी भी निकाला जा सकता है। ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके सामने मजबूरी है, वो मजबूर है, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो सिर्फ उनको ही ये करनी है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अब मैं इसमें बात कर लेता हूँ कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। तो अभी देखो, इसकी जो सैलरी थी पहले 15,000 बिल्कुल फिक्स की गई थी, परंतु बाद में आपने देखा होगा कि इसकी जो सैलरी है लगभग 20,000 रुपए फिक्स कर दी गई है। तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि आपका जो पर डे का पैसा रहेगा लगभग 650 रुपए प्लस ही रहेगा। तो 650 रुपए आपको एक दिन के मिलने वाले हैं। ठीक हो गया ना। और अगर आप भाई बाहर अगर इससे आप ज्यादा कमा सकते हैं ना, तो आपको ये नौकरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई बाहर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जहां पर आपको 400-500 रुपए ही मिलते हैं, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पर ये 650 रुपए की दिहाड़ी कर सकते हैं। ऐसा दिहाड़ी है, आपको ये समझ लेना है। ठीक हो गया ना। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि भाई इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, पहली बात तो जहां तक मेरा मानना है, इसमें रैंडम तरीके से क्या है, मेरिट आपकी बनेगी रैंडम तरीके से। यानी कि ये सब ये मानेंगे कि एक एरिया है, मान के चलो ये स्पेसिफिक एरिया है, इसमें एक स्कूल यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, तो इस एरिया के जितने लोगों ने भी यहाँ पर फॉर्म फिल किया होगा, और स्कूल में मान के चलो अगर 2 कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो ये क्या करेंगे, इस एरिया से 2 रैंडम बाई बच्चों को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि लॉटरी सिस्टम आप इसको मान सकते हैं, कि यहाँ से 2 पर्ची उठा लेंगे, जिसके भी नाम आ जाएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब बहुत से लोग इसमें सोचेंगे क्या इसमें मेरिट बनेगी, क्योंकि भाई अभी प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ही बीआरपी और सीआरपी की एक भर्ती हुई थी। तो बीआरपी सीआरपी में क्या है, मेरिट बनी थी। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब इसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, तो उसमें भी रैंडम तरीके से ही बच्चों को उठाया गया था। जब उसमें रैंडम तरीके से उठाया गया था, बाद में बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया, तब जाकर उसमें मेरिट वेट का सिस्टम हुआ था। परंतु उसमें क्या थी, क्वालिफिकेशन अलग अलग थी। बीएड वाले बच्चे थे, उसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशन थी, तब जाके उसमें मेरिट बनी थी। तो इसमें सिर्फ हाई स्कूल आपकी क्वालिफिकेशन है, तो सिर्फ हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन के बेस पे आपकी मेरिट नहीं बनने वाली है। यानी कि मैं 90% ये कह सकता हूं कि आपकी मेरिट नंबर बेस पे नहीं बनेगी, रैंडम तरीके से बनेगी। इन केस अगर मेरिट बेस पे बन जाती है तो भाई बन सकती है, पर मेरी तरफ से 90% यहाँ पर मना ही है। अब अगला हम बात कर लेते हैं कि भाई किस स्कूल में कितनी पोस्ट हैं खाली, कि भाई क्या कोई ऐसी लिस्ट भी मिल सकती है कि जिससे हमें पता चल जाए कि किस स्कूल के अंदर कितनी पोस्ट खाली है। तो देखो, ये कोई भी डाटा आपको ना भी दे सकता है और ना ही किसी के पास होगा। अब देखो, पदों की संख्या के लिए मैं आपको ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती, डॉक्टर रावत ने ये कहा था। और ये 5 सितंबर की ही अपडेट है। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि 2364 जो पद हैं वो है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस विद्यालय में कितने पद होंगे खाली, ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, लगभग 364 जो पद हैं वो कुछ विभागों के अंदर खाली हैं, जैसे कि महानिदेशालय कार्यालय में, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अकादमिक शोध प्रशिक्षण समेत, SCERT बोर्ड कार्यालय रामनगर, मंडलीय अपर निदेशक और
कार्यालय माध्यमिक व प्राथमिक डाइट मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी व माध्यमिक बेसिक कार्यालय में कुल 334 पद चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स में परिवर्तित किया गया है। यानी कि जो लगभग 334 पद हैं वो कहाँ पर हैं, इन सभी के सभी कार्यालयों में बिल्कुल खाली हैं। और इसके साथ साथ अब आप खुद ही देख सकते हैं कि भी आपके आसपास में जितने भी ये जो कार्यालय हैं यहाँ पर बताए गए हैं ये कार्यालय हैं, तो आप वहां से जाकर इनको पता कर सकते हैं कि वहां पर कितने कर्मचारी हैं अभी कार्यरत हैं। अगर कार्यरत नहीं होंगे तो इसका मतलब वहां पर पद खाली है। ठीक है। दूसरा अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस विद्यालय के अंदर कितने पद खाली हैं। तो देखो ये भी आपको खुद ही देखना पड़ेगा। इसमें साफ साफ ये भी बताया गया है कि यदि आसपास के विद्यालय में आपके 1000 छात्र संख्या है तो वहां पर क्या होगा, परिचालक के 2 और स्वच्छक व सह स्वच्छक चौकीदार के एक पद को आउटसोर्स में परिवर्तित किया गया है। यानी कि 1000 छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेज में क्या है, आपको 2 तो परिचारक के पद मिलेंगे और साथ साथ में एक स्वच्छक और सह चौकीदार का एक पद मिलेगा। यानी कि टोटल 1000 छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेज में आपको 4 पद ग्रुप डी के आपको मिलने वाले हैं। दूसरा, अगर हम देखते हैं 500 से 1000 के बीच में छात्र संख्या होगी तो वहां पर एक परिचारक होगा, एक चौकीदार होगा। यानी कि वहां पर 2 पद आपको मिलेंगे, यानी कि एक परिचारक होगा और एक चौकीदार होगा। दूसरा, अगर छात्र संख्या 500 से नीचे है तो वहां पर क्या होगा, एक चौकीदार, यानी कि वहां पर एक ही पद आपको ग्रुप डी का मिलने वाला है। तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास में जो स्कूल है, विद्यालय है, वहां पर कितने छात्र हैं और उन छात्रों के हिसाब से खुद ही इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वहां पर कितने पद खाली हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद ही सिलेक्ट कर लेना। आपके आसपास में जो भी विद्यालय होंगे वहां पर जाके इतनी चीज आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप सभी के जितने भी डाउट थे सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो गए। हाँ, अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर रिप्लाई देना उचित नहीं होगा तो आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप डी की भर्ती का वेट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ में अगर आप ग्रुप डी के अलावा किसी अन्य भी भर्ती की जानकारी चाहते हैं जहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिना किसी एग्जाम के होती हो या फिर छोटा मोटा एग्जाम होता हो या इंटरव्यू बेस पर होता हो और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आपको उसकी सूचना चाहिए तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपने क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।